की जर्नी बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव थी। बहुत कुछ देखा, सोशल प्रेशर देखा, पीयर प्रेशर देखा, खुद को 4 फेलियर देखे। एकेडमिकली आई वाज गुड अप टिल ग्रेजुएशन, तो पहले फेलियर्स ही आके यूपीएससी में देखे। जो टोंट सुनने को मिलता था वो ये था कि नहीं आ रहा तो छोड़ दे, नहीं बस की बात है तो कोई छोटी मोटी नौकरी तैयारी कर ले, ग्रुप सी या ग्रुप डी की। बल्कि इतना भी लोड पड़ने लगा था कि मेंस से 20 दिन पहले आई वाज टेकिंग स्लीपिंग पिल्स, और स्टिल स्लीपिंग पिल्स लेने के बाद भी 2 या 3 घंटे बाद नींद आती थी। तो जब मैं 4th अटैम्प्ट में इंटरव्यू आउट हो गया था, बहुत मुश्किल था उससे ओवरकम करना। फिर मैं पढ़ भी नहीं पाता था अगली प्रीलिम्स के लिए, काफ़ी मेंटल हेल्थ डाउन भी थी, कुछ करने का मन नहीं करता था, कहीं जाने का मन नहीं करता था, किसी से बात करने का मन नहीं करता था। इवन एक टाइम पे तो ऐसा भी लगता था कि अभी एग्ज़ाम को छोड़ के आई शुड सी अदर थिंग्स, कुछ और किया जाए लाइफ में। ठीक है, पिछला फेलियर तो फेलियर हो गया, वो फेलियर आपके सक्सेसिव अटैम्प्ट को और ना ले बैठे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है। Confused where to start? UPSC. One decision can change everything. Like to thank Vajiram and Ravi. Vajiram current affairs test series. Vajiram का भी काफी help. Vajiram is the best. But Vajiram, it is something holistic. It helped me in boosting my confidence. Structured learning expert. Mentorship in latest results, top 10 out of 10 from Vajiram. Legacy of AIR 1. Trust. One name. Vajiram and Ravi. हेलो एवरीवन, मेरा नाम विकास कुंडू है और मैं हरियाणा के जींद जिले के एक छोटे से गांव पिलूखेड़ा से बिलोंग करता हूं। 2025 के यूपीएससी अटैम्प्ट में मेरी 27वीं रैंक आई है। इससे पहले पिछले साल 2024 में मुझे 288वीं रैंक मिली थी और उसमें मुझे आईपीएस सर्विस मिली थी और मैं अंडर ट्रेनिंग था नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में। ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट था जो कि 6th अटैम्प्ट था। तो मैंने अपना पहला अटैम्प्ट 2020 में दिया था, जब मैंने ग्रेजुएशन पूरी की थी। उसी साल मैंने अपना पहला अटैम्प्ट दिया। तो मेरी ये जर्नी काफ़ी 6-7 साल की रही है। तो पहले 2 अटैम्प्ट में मैं प्रीलिम स्टेज पे ही अटक गया था। 2020 का तो मैंने स्कोर चेक नहीं किया, बट 2021 में मेरा जीएस का स्कोर काफ़ी अच्छा था, 107 का था, पर मेरा जो सी सेट था वो मैं बॉर्डर लाइन पे फेल कर गया था। जिसके बाद मैंने थोड़ी अपनी स्ट्रेटजी में चेंज किया, अपने पढ़ाई में चेंज किया, पढ़ने के तरीके में चेंज किया। जिसके बाद 2022 में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, फिर मैंने मेंस दिया, मेरा मेंस भी क्लियर हुआ। पर इंटरव्यू के बाद आई गॉट आउट इन द फाइनल लिस्ट। फिर मैंने 1 हफ्ते के बाद ही 2023 का प्रीलिम्स था, आई अपीयर्ड फॉर इट। तो मैंने 2023 का प्रीलिम्स पास कर लिया फॉर्चुनेटली, क्योंकि पैटर्न बहुत चेंज हो गया था उस साल। और फिर 2023 का मैंने मेंस लिखा और इंटरव्यू दिया। अगेन इन द 4th अटेम्प्ट मैं इंटरव्यू आउट हो गया। मैंने 2024 में मैंने प्रीलिम्स दिया और उस साल मुझे मेंस भी लिखा और इंटरव्यू भी दिया और फॉर्चुनेटली मेरी 288वीं रैंक आई, जिससे मुझे आईपीएस मिली। और अब के बार 2025 का प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के बाद आई गॉट अ रैंक ऑफ 27। बीच में मैंने 2 बार एचसीएस भी दिया, 2022 में और 2023 में। 2022 में मेरा एचसीएस का प्रीलिम्स रुक गया था और 2023 में उसमें मैंने प्री और मेंस भी दिया और मैं इंटरव्यू में सिर्फ कुछ मार्क्स से रह गया था, जिसके कारण मेरा 2024 का प्रीलिम्स था वो काफ़ी स्ट्रेसफुल था, क्योंकि मेरा 2023 का जो मैं इंटरव्यू आउट हो गया था और साथ के साथ मैं एचसीएस भी आउट हो गया था। तो काइंड ऑफ काफ़ी चैलेंजिंग मेरी जर्नी रही, बट फॉर्चुनेटली इन द कंक्लूडिंग अटेम्प्ट्स आई गॉट माय डिजायर्ड सर्विस। मैं कहना चाहूँगा कि एकेडमिकली मैं बचपन से ही ठीक था, तो इसलिए घर वालों ने भी मुझे बोला था कि आप ये कर सकते हो, तो आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करो। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन में ही सिविल सर्विसेज की तैयारी चालू की, यही सोचकर जो एक एस्पिरेंट सोचता है कि इनिशियल अटैम्प्ट्स में 1, 2 या तीसरे अटैम्प्ट में मैं इसको पेपर को निकाल लूँगा एंड आई विल गेट अ गुड सर्विस। बट फिर रियलिटी तो रियलिटी होती है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में आई गॉट प्रीलिम्स आउट। उसके जब मुझे अपनी ज़िंदगी का पहला फेलियर मिला, आई स्टिल रिमेंबर जिस दिन रिजल्ट आया था मुझे बहुत तेज हेडेक रहा 2-3 दिन। तो आई समहाउ रिकवर्ड फ्रॉम इट। और फिर 2021 का मैं प्रीलिम्स दिया। जीएस में मेरी काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी थी, मैंने 68 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करके 107 मार्क्स का मैंने स्कोर निकाल लिया। दैट वाज गुड। बट सी सेट था, सी सेट बॉर्डर लाइन पे मैं फेल कर गया। तो इससे आपको यही सीख सकते हैं कि नेवर इग्नोर सी सेट। और अब तो सी सेट और भी डिफिकल्ट हो गया, तो डू प्रिपेयर इट फॉर वेल। फिर मैंने 2021 के फेलियर के बाद काफ़ी स्ट्रगल किया, थोड़ा सा मेंटली हेल्थ डाउन भी गई।
फिर दोबारा से बाउंस बैक किया, अपनी तैयारी में चेंजेस किए, अपने पढ़ने के स्टाइल में चेंजेस किए, एग्ज़ाम की डिमांड्स को और अच्छे से समझा। 2022 का प्रीलिम्स दिया, आई पास इट, और फिर मेंस लिखा, इंटरव्यू लिखा, फिर मार्कशीट आई तो पता चला जो मेरी स्ट्रेटजी थी, जो मेरा पढ़ने का तरीका था, पर्टिकुलरली इन ऑप्शनल एंड एसे, वो थोड़ा सा फॉल्टी था। तो सक्सेसिव अटैम्प्ट में उसमें चेंज किया 2024 में, तो 2023 में, और 2023 का मेंस लिखा फिर मैंने दोबारा। फिर 2023 में जीएस में भी ठीक नंबर आए, ऑप्शनल में भी स्कोर इम्प्रूव हो गया, बट ऐसे उस साल मेरा काफ़ी डिज़ास्टर चला गया। आई गॉट ओनली 60 मार्क्स। तो ऐसे ने उस साल सिंगल हैंडेडली मेरा सिलेक्शन रोक दिया। तो वो फेज़ बहुत ही ज़्यादा टॉर्मेंटिंग था मेरे लिए। I was kind of facing debacles, not failures. That was a debacle for me. तो उससे काफ़ी मुझे स्ट्रगल करना पड़ा निकलने के लिए। तो 2024 का मैंने प्रीलिम्स दिया तो वो क्लियर हो गया। 2024 के मेंस में काफ़ी बैक ब्रेकिंग हार्ड वर्क किया, सब सब्जेक्ट्स पे काम किया, पर्टिकुलरली ऑन एसे पार्ट। उस साल मैंने एसे के कोई अराउंड 12 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लिखे, अराउंड 24 एसेज, टॉक टू अ लॉट ऑफ सीनियर्स, मेंटर्स से भी बात करी, काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी करी एसे में, और काफ़ी अच्छा भी स्कोर आने लगा था एसे के पे मॉक टेस्ट में। फॉर एग्जांपल इन वन ऑफ द टेस्ट आई गॉट 130 प्लस ऑल्सो विद अ गुड फीडबैक। तो आई वॉज हाईली बुलिश कि हाँ इस साल आई विल गेट अ गुड स्कोर इन एसे। बट रियलिटी ये रही कि एसे ने उस साल मेरा रैंक थोड़ा डाउन ला दिया, पर मेरे सिलेक्शन को नहीं रोका। आई गॉट अ स्कोर ऑफ 93, और जीएस में मेरा ठीक स्कोर आया 432 का, इन ऑप्शनल मेरा स्कोर आया 265 का, जिसके कारण मेरा सिलेक्शन हो गया। आई गॉट अ रैंक ऑफ 288। तो जिस साल मेरा 288 रैंक आ गया, उसके बाद आई वॉज ऑन द बॉर्डर लाइन कि मुझे आईपीएस भी मिल सकती है और आईएएस भी मिल सकती है। तो मेरा एक ही अटेम्प्ट बचा था फिर यूपीएससी में। तो मैंने ये सोचा कि मोस्ट प्रोबेबल है कि मेरी आईपीएस ही आएगी, क्योंकि मुझे गट फीलिंग थी कि आई गेट आईपीएस ओनली एट दिस रैंक। तो मैंने ऐसे ही अपीयर कर दिया 2025 में कि मुझे और अब 1-1.5 साल इस जर्नी को एक्सटेंड नहीं करना, आई वॉन्ट टू वाइंड इट अप। हो गया तो देखी जाएगी, वरना आई हैव आईपीएस विद मी। तो एक आईपीएस इट इज़ अ गुड सर्विस। तो 2025 का प्रीलिम्स दिया, पास हो गया। तो अब की बार टाइम भी कम था प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। तो सब तो बोलते थे कि अब तो हाथ में सर्विस है, टेक इट ईजी, कोई बात नहीं, हो जाएगा, आराम से करो, अब इतना पैनिक आउट करने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल हार्ड वर्क किया, काफ़ी टेस्ट्स लिखे। इस साल भी अराउंड 80 डेज थे, 75 to 80 डेज बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। स्टिल काफ़ी टेंशन भी रहती थी, काफ़ी हार्ड वर्क भी किया। 30 से ज़्यादा मॉक टेस्ट लिखे बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। किसी टेस्ट में लो स्कोर आ जाता था तो काफ़ी बुरा फील होता था, और ये देखते थे कि क्या गलत गया। बल्कि इतना भी लोड पड़ने लगा था कि मेंस से 20 दिन पहले आई वॉज टेकिंग स्लीपिंग पिल्स, और स्टिल स्लीपिंग पिल्स लेने के बाद भी 2 या 3 घंटे बाद नींद आती थी। तो वो फेज काफ़ी चैलेंजिंग था, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आई हैड अ सर्विस विद मी। तो मेंस लिखा, उसमें सारे पेपर ठीक गए, बट एक लास्ट का पेपर था उसमें 2 क्वेश्चन छूट गए। 4 मेंस में मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे क्वेश्चन छूटे, बट मैं प्रे कर रहा था कि उस पेपर में मेरा 120 का स्कोर आ जाए। आई विल बी हाईली सेटिस्फाइड विद दैट पर्टिकुलर स्कोर, बट ओनली गॉड नोज कि आपका क्या अच्छा जाएगा, क्या बुरा जाएगा। उस पेपर में सरप्राइजिंगली मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स आए 140 इन द PSI पेपर 2। एंड जो जिस पेपर में मैं सबसे ज़्यादा बुलिश था आपके बार, ऐसे का पेपर, आई वॉज हाईली सेटिस्फाइड कि मेरा ऐसे का पेपर बहुत अच्छा गया है, और 120 प्लस का स्कोर तो आई विल डेफिनेटली गेट। बट एज रियलिटी हिट्स, एसए का स्कोर मेरा 105 ही आया, पर अब के बार मेरा एसए ने रैंक स्पॉइल नहीं किया। तो दैट वाज माय जर्नी, दैट वाज फुल ऑफ चैलेंजेस, फुल ऑफ अप एंड डाउन्स, लॉट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग इन रिसोर्सेज, इन स्ट्रेटजी। पर्टिकुलरली आई बिलीव कि जैसे यूपीएससी इवॉल्व हो रही है एज पर द एनवायरनमेंट, यू हैव टू कीप अप विद इट। आज के जो क्वेश्चंस हैं और जो पेपर्स हैं, ये आपको आपकी एनालिटिकल स्किल्स को जांच करते हैं कि आप ऑन द स्पॉट आप सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं। कोई पेपर चैलेंजिंग आ गया, कोई इजी आ गया, आपको ये चीज़ एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ के हैंडल करनी आनी चाहिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दैट। उस टाइम पे जब पेपर टफ आ गया,
आपको अपने आप को होल्ड बैक करके, पैनिक आउट ना करके, अपने आप को स्टेबल रख के उन क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर करना, दैट इज द रियल गेम। जैसे अब की बार GS2 का पेपर आया था, काइंड ऑफ चैलेंजिंग पेपर था, काफी लेंथी पेपर था, तो जिसने भी उस पेपर को अच्छे से पैनिक आउट ना करके हैंडल किया तो मार्क्स आए हैं, वरना मार्क्स अभी नहीं आते। और अब तो GS में भी आप एक जनरल आंसर लिख के कहीं आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। GS में भी यू हैव टू राइट हाईली पर्टिकुलर आंसर्स, डेटा होना चाहिए, फैक्ट्स होना चाहिए, काफी अटैकिंग आंसर्स होने चाहिए जो आपको मार्क्स दिलाएंगे। वरना आजकल GS में भी एक आप जनरल सा आंसर लिख के मार्क्स नहीं पा सकते। वो टाइम अब गया, 4-5 साल पहले वो टाइम था कि अगर आपको आंसर्स नहीं भी आते तो आप जनरल सा आंसर लिख दो, यू विल गेट एवरेज मार्क्स। अब तो एवरेज मार्क्स भी नहीं आते। तो यू हैव टू बी हाईली वर्सेटाइल, आपकी स्ट्रेटजी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। यू हैव टू लोड योर आंसर्स विद डेटा, फैक्ट्स, प्रिसाइज डेटा एंड प्रिसाइज फैक्ट्स इन ऑर्डर टू गेट यू गुड मार्क्स। सो जो भी मेरी इतनी लंबी जर्नी रही, जो चैलेंजिंग जर्नी रही, उससे मेरी कुछ लर्निंग्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली 2 अटेम्प्ट्स में जब मेरे को फेलियर मिला तो आई लर्न कि मेरी जो गलती थी, आई वॉज ट्राइंग टू बी अ परफेक्शनिस्ट। मुझे हर सब्जेक्ट में परफेक्शनिस्ट बनना था, जिसके कारण मैं हर सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल रिसोर्सेज उठा के लाता ताकि मेरा कुछ छूट ना जाए। तो इसी अप्रोच ने मुझे काफ़ी स्ट्रेस आउट भी किया, काफ़ी मैंने रिसोर्सेज भी इकट्ठे कर लिए जो मेरे लिए कम आउटपुट दे रहे थे। तो जो मेरा सेकंड अटेम्प्ट में जब मैं प्रीलिम्स आउट हुआ तो मैंने इस गलती को एनालाइज किया और मैंने इसको ठीक किया। और फिर मैंने ये भी देखा कि इस जर्नी में यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आई वुड से कि ब्रूटली ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आप अपना एनालिसिस करिए फ्रॉम अ न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू। आप अपनी गलती पे सोचिए कि आपकी क्या गलती है और उसको ठीक करिए, रादर देन जस्टिफाइंग देम। ऐसा होता है कई बार हमारे टेस्ट में कम नंबर आते हैं, हमारे आंसर में कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होती है और स्टिल हम जस्टिफाई करने लग जाते हैं कि नहीं, मैंने तो ठीक लिखा है, एग्जामिनर की गलती है। तो हर जगह एग्जामिनर की भी गलती नहीं होती, कोई जगह आपकी भी गलती होती है। और ऐसा नहीं कि अगर आपने टेस्ट लिख दिया तो सिर्फ वो एग्जामिनर की जिम्मेदारी है चेक करना, वो आपकी जिम्मेदारी भी है। आप मॉडल टेस्ट पे मॉडल आंसर्स उठाइए और उससे अपने आंसर को मैच करके देखिए कि आपने उस मॉडल आंसर का कितना पोर्शन आपने रिप्रोड्यूस किया आपके आंसर में। GS में एक स्टैंडर्ड माना जाता है, अगर आप 50 to 60% अगर मॉडल आंसर आपने लिखा है आपके आंसर में तो आपने एक अच्छा आंसर लिखा है। सारे पार्ट्स आपने एड्रेस किए हैं कि नहीं, आपने जो एग्जाम्पल लिखे हैं और जो मॉडल आंसर में दिए गए हैं उनमें कितनी वेरिएशन है और कितने डेकोरेटेड कंटेंट आपने लिखा है, क्या इनोवेटिव थिंग आपने की है। तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप आके बेशक से आपका क्वेश्चन, आपका पेपर कोचिंग से इवेलुएट होके आया है या नहीं आया है, बट ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आके आप एक ऑनेस्ट एनालिसिस करिए अपने पेपर का। अपने पेपर में देखिए, आपके आंसर में देखिए कि आपने क्या गलती की, आपने कौन सा पार्ट एड्रेस किया कि नहीं किया है, कोर पार्ट, नॉन कोर पार्ट सारे आपने एड्रेस किए हैं कि नहीं किए हैं। और अभी जो चला हुआ कि ओवर रिलायंस ऑन मेंटर्स, मेंटर से बात कर ली, इससे बात कर ली, उससे बात कर ली, सीनियर से बात कर ली, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हफ्ते में एटलीस्ट एक बार आप न्यूट्रल पॉइंट से, एक न्यूट्रल व्यू पॉइंट से अपनी तैयारी का एनालिसिस करिए कि क्या जो आप पढ़ रहे हैं, आप जो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, ये आपके लिए वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। अब जैसे कोचिंग्स का और मेंटरशिप का ये फ्लरिश हुआ मार्केट, इससे काफ़ी मिसगाइडेंस भी है। मैं को भी मिसगाइडेंस में मैं भी फंसा हूँ। तो आप इस चीज़ में मत फंसिए कि दूसरे वाला बंदा ही बताएगा तो ही मैं इम्प्रूव करूँगा। आप खुद भी एनालिसिस करिए। हाँ, अच्छी गाइडेंस, अच्छी मेंटरशिप मिलती है, डू टेक इट। मैंने भी ली है, ऐसी बात नहीं है, जहाँ से अच्छी गाइडेंस मिलती है। बट जो गाइडेंस मिलती है, जो मेंटरशिप मिलती है, उस पे आप एक बार बैठ के सोचिए कि हाँ, क्या ये सच में मेरे को हेल्प कर सकती है। एक बार सोचिए उस पे बैठ के कि एनालाइज करिए कि हाँ, जो मेरे को सजेशंस दिए गए हैं क्या वो सच में सही है, या फिर जो आपकी कोचिंग से कॉपी इवेलुएट होके आई है, क्या उसमें जो सजेशंस दिए गए हैं वो ठीक है। अब जैसे मेरे साथ था, मेरे GS में काफी पॉइंट्स लिखता था, 10 मार्कर में कम से कम मेरे आंसर में अराउंड 15 पॉइंट्स हो जाते थे, और फिर जो 15 मार्कर होता था उसमें एटलीस्ट मेरे 20+ पॉइंट चले जाते थे।
तो उसमें कई बार मेरे को अपनी कॉपी पे ये सजेशन मिलता था कि आपकी कॉपी काफी लोडेड विद कंटेंट है, थोड़ा सा इसको डीकंजेस्ट करिए, कंजेशन आपकी कॉपी में, तो आप एक आधा पॉइंट कम करिए। पर मैंने उस सजेशन की तरफ कभी ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि मैं इसको अपने पॉजिटिव पॉइंट मानता था। और मेरे को कई बार कॉपीज में, अपनी जो जीएस की कॉपी है उसमें सजेशन मिलता था कि फ्लो चार्ट्स बनाइए, डायग्राम्स बनाइए और थोड़ा सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन लाइए। पर मेरी राइटिंग का फॉन्ट बड़ा था, तो मैंने कई बार ये कोशिश भी करी थी कि जैसे फ्लो चार्ट्स वगैरह मैं भी इनकॉर्पोरेट करूं। पर जब मैंने ये देख लिया कि ये मेरे लिए वर्क नहीं करेगा, जिसके कारण मेरा कंटेंट जो मैं डंप कर पा रहा था अपनी कॉपी में, मैं वो भी नहीं लिख पा रहा हूं, तो फिर मैंने उस स्ट्रेटजी को छोड़ ही दिया। मैंने कंप्लीटली पॉइंट्स फॉर्मेट में रिलाई किया। कोई एक आधी नॉन कोर डिमांड होती थी जिसके लिए मैं कोई फ्लो चार्ट बना देता था, वरना मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पॉइंट फॉर्मेट पे फोकस करता था, मैं कंटेंट पे प्ले करता था। आई यूज्ड टू डंप अ लॉट मोर फैक्ट्स, एग्जांपल्स, जिससे वो मेरा पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ था। तो जो मेरी पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ था मैंने उसी पे ही रिलाई किया, और कभी मैंने इस पे शिफ्ट करने की, धक्के से शिफ्ट करने की कोशिश नहीं की कि नहीं अब तो मेरे को अब इसमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है या फिर बॉक्स बना के करना है। तो आई सोली रिलाइड ऑन इट। तो ये सोचिए कि आपको जो सजेशन दिया गया है कि ये सच में आपको हेल्प करेगा या नहीं करेगा। अगर ऐसा नहीं, आप ब्लाइंडली मत फॉलो करिए, किसी को भी मत ब्लाइंडली फॉलो करिए। जो सजेशंस मिले हैं आपका माइंड अप्लाई करिए और फिर आपको देखिए कि हाँ ये चीज सच में आपकी हेल्प कर सकती है, नहीं कर सकती है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो इंटरव्यू हो। इसमें मेरा एक और पर्सनल एग्जांपल है। जैसे 2022 में मैंने अपना पहला मेंस लिखा। उस साल मैंने अपनी मेंस की जो स्ट्रेटजी है वो टोटली डिजाइन करी थी कि मैं एक ऑप्शनल पे ज्यादा फोकस करूंगा, ऑप्शनल में एटलीस्ट मैं 280 मार्क्स लेके आऊंगा। जीएस पे मैंने कॉम्प्रोमाइज भी किया और समवट मैंने एसए पे भी कॉम्प्रोमाइज किया, इसी होप में कि मेरा ऑप्शनल का स्कोर उसको कॉम्पनसेट कर देगा। और मैंने एक मेंटर से बात भी करी, और मेरा प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था मेंस लिखने का, तो जो उस मेंटर ने सजेस्ट किया कि राइट बिग बैकग्राउंड्स, थोड़ा सा आप एक नेचुरल फ्लो लेके आइए अपने आंसर में, और थोड़ा सा और एक काइंड ऑफ स्टोरी टाइप में लिखिए अपने आंसर को, पैराग्राफ फॉर्मेट में, जैसे पीएसआईआर में सजेस्ट करते हैं तो उस तरीके से लिखिए। तो आई कंसिडर कि ये एक्सपर्ट है तो इनको ज़्यादा पता होगा, तो मैंने उसी स्टाइल में लिखा। तो मेरा 2022 में मैं इंटरव्यू आउट हो गया, और मेरे को लग रहा था कि शायद से जीएस में बहुत ही कम स्कोर आया है। इनफैक्ट मैंने जब मेरा मेंस था तो जीएस की मैंने पहले कॉपी, आंसर कॉपी जो लिखी थी मॉक टेस्ट की, वो 16 अगस्त को लिखी थी, मुझे आज भी क्लियरली याद है। और 15 सितंबर से मेंस था, तब तक मैं सिर्फ और सिर्फ अपने ऑप्शनल पे फोकस कर रहा था। तो जब मार्कशीट आई तो पता चला कि जीएस में बहुत अच्छा स्कोर आया, 425 आई गॉट उस साल मुझे, और ऑप्शनल मेरा कंप्लीटली फोल्टर कर गया, 216 मार्क्स आए मेरे उस साल में। तो फिर मैंने बैठ के सोचा कि क्या गलत गया हो और जीएस में क्या ठीक गया है। तो उस एनालिसिस से मुझे पता चला कि जीएस में मैंने टू द पॉइंट आंसर लिखे हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मेरे पास डेटा, फैक्ट और जो ये आंसर को डेकोरेटिंग करने वाली चीजें ये कम थी, बट मैंने टू द पॉइंट लिखा था जीएस में, जिसकी वजह से मेरा 425 का स्कोर आया। और ऑप्शनल में मैंने इतने बड़े बड़े बैकग्राउंड बना दिए। क्वेश्चन है 10 नंबर का, फॉर एग्जांपल कि उसमें पूछ रखे एग्जामिनर ने कि प्लेटो की थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग 10 मार्क्स में बता दीजिए। मैं लिख रहा हूँ उसमें बड़े बड़े बैकग्राउंड, प्लेटो इज फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, और उसने बुक दी और वो एथेंस का था, और एथेंस में ये स्टेट थी, उसके बेसिस पे उसने ये थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग दी। आधे पेज से बड़ा तो मैंने इंट्रोडक्शन लिख दिया, फिर ना उस पर ढंग से जो थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग में उसने क्या बोला था वो नहीं मैं लिख पा रहा हूँ, और फिर मैं उसका कंपैरिजन करने के लिए उतर गया और जो फिलोसोफर थे अरिस्टोटल वगैरह से, तो उससे एक टोटली आपका आंसर डिसओरिएंट हो जाता है। इतने बड़े बड़े बैकग्राउंड लिखोगे तो फिर एग्जामिनर को ये लगता है कि इस बंदे के पास, इस कैंडिडेट के पास प्रिसाइज नॉलेज नहीं है, जो पूछा गया क्वेश्चन की डिमांड उससे रिलेटेड कंटेंट नहीं है, ही इज ट्राइंग टू मेक अ फूल आउट ऑफ मी। तो इतने बड़े बड़े जब मैंने बैकग्राउंड बनाए थे तो मैंने यही एनालिसिस किया कि इसी चीज ने मेरे को हिट किया है, और ये मैंने अगले अटेम्प्ट्स में कभी भी इनकॉर्पोरेट नहीं किया अपने आंसर में। जो स्ट्रेटजी में जीएस में लेके चल रहा था वही स्ट्रेटजी फिर मैंने ऑप्शनल में उतारी कि राइट टू द पॉइंट आंसर्स। सक्सेसिव अटेम्प्ट्स में जैसे मैंने 4 मेंस लिखे हैं, अगले 3 मेंस में मैं बहुत ही अटैकिंग आंसर लिखता था, इवन इन पीएसआईआर।
20 मार्कर भी क्वेश्चन होता था, उसमें मैक्स टू मैक्स मैं एक पैराग्राफ लिखता था इंट्रोडक्शन का, वो भी हार्डली 2 और 3 लाइंस का। 15 मार्कर का वो आ जाता सिर्फ 1 लाइन का, और 10 मार्कर में आ गया तो राइट टू द पॉइंट स्ट्रेट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो मेरे काफी अटेम्प्ट्स हो गए थे, काफी मेंस लिख लिए थे, तो मेरे पास कंटेंट की तो कोई शॉर्टेज थी नहीं। तो 20 मार्कर में भी इतने अटैकिंग आंसर लिखने के बाद भी पीछे जाके पिछली शीट पे मुझे कंजेशन में लिखना पड़ता था जो भी मुझे आता था। तो राइट हाईली अटैकिंग आंसर्स। तो ऐसी ऐसी गलतियां हैं, जो ऐसी ऐसी एडवाइसेस हैं, जो गलत एडवाइसेस हैं, इनको डू इग्नोर देम। और जो एडवाइस मिल रही है, जो सामने वाला बोल रहा है, सो कॉल्ड एक्सपर्ट बोल रहा है, तो उसको थोड़ा सा आप सोचिए ढंग से कि ये सच में वर्क करेगा या और भी खराब कर सकता है। अब जैसे अब की बार वाला मेंस था इन 2024 जीएस में मुझे 432 का स्कोर मिला, और 432 का स्कोर वाज अ गुड स्कोर। और अब इसके बाद आपको मार्क्स बढ़ाने जीएस में पर्टिकुलरली काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपको बहुत ही माइनर टचअप करने पड़ते हैं अपने आंसर्स को डेकोरेट करने के लिए, ताकि आपके मार्क्स और बढ़ सकें। तो अब की बार भी मेरे जीएस में एक मेंटर थे सजल सर, तो आई वुड हाईली अप्रिशिएट कि उनके जो सजेशंस थे वो इतने प्रिसाइज थे और इतने अच्छे थे कि अब की बार मेरे जीएस में 22 मार्क्स इंक्रीज हुए। आई गॉट अ स्कोर ऑफ 454, और मेरा हाईएस्ट स्कोर आया जीएस में ही, हाईएस्ट जंप देखने को मिला मेरे को पिछले मेंस से। तो जो मैंने मेहनत की थी सजल सर की गाइडेंस पे, वो मेहनत रंग लाई। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जो भी आपको एडवाइस मिले उसके ऊपर जरूर सोचिए, और अगर वो सच में आपको लगता है कि काम कर सकती है तो डू वर्क ऑन इट विद फुल डेडिकेशन। सो अभी बात करते हैं कि जो आप कॉपीज लिखते हैं, फॉर एग्जांपल इन मेंस में लिखते हैं या फिर प्री में भी आप मॉक टेस्ट में अपीयर होते हैं, तो आप ये सोच के मत चलिए कि जब वो कॉपी चेक होके आएगी तभी आप अपनी कॉपी, आंसर कॉपी को उठा के देखोगे कि आपने कैसा आंसर लिखा है, कैसा नहीं लिखा है, और जो एग्जामिनर ने या फिर जो इवेलुएटर था कोचिंग पे, उसने जो आपको सजेशंस दे दिए हैं उसको बस ब्लाइंडली एक बार देख लिया, ऊपर ऊपर से देख लिया कि हाँ ठीक है आगे से ध्यान रखेंगे इस चीज का, तो दैट इज नॉट अ वे। आपकी कॉपी क्या पता किसी भी कोचिंग में जनरली 4-5 दिन तो हर कोचिंग लेती ही है आपकी कॉपी चेक करके आपको देने के लिए वापस। तो आप कंसिडरिंग कि अब प्रीलिम्स और मेंस के बीच में टाइम और भी कम हो गया, आपकी बार तो 16 आई गेस 17 अगस्त से मेंस है, तो 70 to 75 डेज ही हैं आपके पास मेंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए। आप 5 दिन वेट में तो नहीं बैठे रहेंगे, 5 दिन में तो आप एक और टेस्ट लिख देंगे आगे, जीएस का हो गया या फिर ऑप्शनल का हो गया। अगर आप उस चीज के लिए फिर इवेलुएटेड कॉपी की वेट करेंगे खुद का इवेल्युएशन करने के लिए, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। इसके लिए तो फिर काफी टाइम चाहिए, टाइम है नहीं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपकी कॉपी है उसको उठाइए और पहले अपने आंसर पढ़िए फ्रॉम अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव कि आपने ये ठीक लिखा या नहीं लिखा है। इस इंट्रोडक्शन की जगह कोई और बेटर इंट्रोडक्शन आ सकता था या नहीं आ सकता था। आप इसके लिए क्यों ले सकते हैं, एक हिंट ले सकते हैं मॉडल आंसर से कि आपका आंसर उस ओरिएंटेशन में है या नहीं है। तो एक अगर आप एक ऑनेस्ट एनालिसिस करेंगे अपनी कॉपी का, तो वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। इससे आपको अपनी गलतियां समझ में आएंगी कि आप गलतियां कर रहे हो तो कहां कर रहे हो, और फिर वो आपके माइंड में इनग्रेन हो जाएगा। वो आगे जब आप टेस्ट लिखोगे तो उसमें आप बच के रहोगे। ऐसा नहीं, कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैंने कॉपी लिख दी है और 10-10, 15-15 दिन तक कॉपी चेक होके नहीं आई। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी आंसर की कॉपी की तरफ देखूंगा ही नहीं। सबसे पहले तो आपको ही अपने साथ ऑनेस्ट होके अपना एक ऑनेस्ट इवेल्युएशन करना अपनी कॉपीज का। इवन इन प्रीलिम्स में भी टेस्ट लगाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एनालिसिस करना है आपकी गलतियां क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कहां आपको वर्क करना है, क्या आपकी वीकनेस है जिसको आपने मिनिमाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल मीन्स में देख लेते, जीएस 1 का पेपर है, उसमें जो हिस्ट्री का पार्ट है स्पेशली एंशिएंट और मिडाइवल, वो मेरा वीक था। मैं ऑनेस्टली इस बात को एडमिट भी करता था कि एंशिएंट और मिडाइवल मेरा वीक है, क्योंकि आप हर सब्जेक्ट को परफेक्टली अच्छे से तैयार नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। तो उस पोर्शन को मैं ऐसे हैंडल करता था कि ठीक है मेरे इसमें बेस्ट मार्क्स ना आए या गुड मार्क्स ना आए, बट कम से कम मेरे अबोव एवरेज तो रहे। उसके लिए मुझे जो भी करना है, चाहे वो
मेजर मेजर जो किंगडम्स हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं वो इकट्ठा करके मुझे उन एग्जाम्पल्स के साथ स्मार्टली खेलना है। ये कुछ टेम्पलेट्स हैं कि कुछ भी किंगडम से रिलेटेड पूछ लिया, आर्किटेक्चर, आर्ट, स्कल्पचर, ऐसे ऐसे कुछ टेम्पलेट्स बनाई थी। तो उन टेम्पलेट्स में आपको कंटेंट फिल करना है मोटे मोटे एग्जाम्पल्स के साथ। तो ऐसे मैं उस चीज को हैंडल करता था और मैं मेक श्योर करता था कि आई कंपनसेट इट। जैसे मेरा ज्योग्राफी ठीक था तो मेरी ये अप्रोच रहती थी कि जो मेरा लॉस एंशिएंट और मिडाइवल के क्वेश्चंस में होगा तो वो मुझे कॉम्पनसेट करना है फ्रॉम ज्योग्राफी एंड फ्रॉम सोसाइटी। सोसाइटी में भी ऐसा है कि दो क्वेश्चंस तो ऐसे आ रहे हैं थोड़े से टफर टाइप पे, क्योंकि सोसाइटी में क्वेश्चन डिजाइन करने की विंडो एग्जामिनर के पास बहुत ज्यादा है, बट वो स्कोरिंग पोर्शन भी है। अगर आप उसमें अच्छा कंटेंट लिख दोगे तो सोसाइटी आपको अच्छे मार्क्स दे सकती है। और अब तो सोसाइटी का पोर्शन बढ़ भी गया GS1 में। तो ऐसे यू हैव टू मेक योर स्ट्रेटजी कि आपको किसी पेपर में डिसएडवांटेज या किसी पोर्शन में डिसएडवांटेज है तो उस डिसएडवांटेज को कम करते हुए आपको जिस पोर्शन में एडवांटेज है उससे आपको उस डिसएडवांटेज को कंपनसेट करना है। और ये सब आपको तभी पता लगेगा जब आप खुद अपना एक ऑनेस्ट एनालिसिस करने बैठोगे। दूसरा आ जाता है जैसे GS4 का पेपर है। GS4 के 3 मेंस मेरे जो पहले थे उसमें मुझे पता था कि जो कोड बेस्ड क्वेश्चन आता है उसमें मैं स्ट्रगल करता ही करता था। पक्की बात, मैंने बहुत प्रैक्टिस करी थी इस चीज की, पिछले अटेम्प्ट्स में भी की, पिछले मेंस में भी की, बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग भी की। बट जब भी टेस्ट लिखने बैठता था तो वो जो 3 क्वेश्चन आते हैं, कोड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसमें आई यूज्ड टू स्ट्रगल। मेरे को पता था कि हाँ ये मैं इतने अच्छे तरीके से नहीं लिख पा रहा हूँ डिस्पाइट मेकिंग ऑनेस्ट एफर्ट्स। फिर मैंने ये सोचा कि अपने जो वीक एरियाज हैं या फिर जिनमें मैं स्ट्रगल कर रहा हूं उनमें टू मच अगर एफर्ट मैं दूंगा तो इतना आउटपुट नहीं आएगा। इससे अच्छा है जो मेरी स्ट्रेंथ है मैं उस पर वर्क करता हूं, उसको कंपनसेट करने की कोशिश करता हूं। बट ये भी मैं मेक श्योर करता था कि मैं एफर्ट्स फिर भी लगाता था कि उस वीकनेस को ओवरकम करने के लिए। पर ऐसा नहीं कि जो मेरी स्ट्रेंथ है मैं उससे अपना वो हटा दूंगा, अपना एफर्ट्स हटा दूंगा। जैसे GS4 में मेरी केस स्टडी में काफी डिसेंट लिख लेता था तो मैं केस स्टडीज पे ज्यादा फोकस करता था कि मैं कैसे कुछ इनोवेशन करके या कुछ वैल्यू एडिशन करके इन केस स्टडीज में मैं कैसे थोड़ा सा अच्छा स्कोर ला सकता हूं ताकि वो जो पोर्शन मेरा लूज आउट कर रहा है मैं उसको कवर अप कर लूं। और अब की बार जो मैंने मेहनत करी थी ये कोड बेस्ड क्वेश्चंस पे, उसकी वजह से भी मैंने थोड़े से डिसेंट आंसर सबके बार लिख लिए थे कोड बेस्ड क्वेश्चन में इन द रियल पेपर। और साथ ही साथ ऐसा नहीं कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को इग्नोर कर देता था। मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था जिसकी वजह से GS2 वाज कंपैरेटिवली इजियर कि मैं आराम से प्रिपेयर कर लेता था। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं टोटली ESIR की नॉलेज लेके और GS2 की अप्रोच ही नहीं मैं डिजाइन करता था। मैं GS2 के स्पेसिफिक वैल्यू एडिशंस पे भी काम करता था, गवर्नेंस पे भी काम करता था, IR GS के पर्सपेक्टिव से कैसे लिखना है। पॉलिटिकल साइंस में आप अलग तरीके से लिखते हो, GS2 में अलग तरीके से लिखते हो। GS2 में जो पॉलिटी के क्वेश्चंस है वो आप अलग तरीके से पॉइंट फॉर्मेट में लिखते हो, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में आप अलग तरीके से लिखते हो। तो मैं उस पर भी वर्क करता था, वो मेरी स्ट्रेंथ थी। मेरा कॉन्टिन्यूसली अच्छा स्कोर आया GS2 में। पहले GS2 में 2022 में मेरा 131 का स्कोर था, दूसरे में 123 का था, तीसरे में 120 था और अब की बार 123 का। तो कंसिस्टेंटली मेरा GS2 में ठीक स्कोर आ रहा, अच्छा स्कोर आ रहा। तो जो मेरी स्ट्रेंथ थी मैंने स्ट्रेंथ को अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखा। ऐसा नहीं कि इसमें तो मेरा अच्छा स्कोर आ रहा है तो इसको इतना नहीं पढ़ते, अब की बार जहां पे कम स्कोर आ रहा है वहां पे फोकस करते हैं। तो जो आपकी स्ट्रेंथ है वो आपकी अगले साल वीकनेस बन के खड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए जो वीक एरियाज है डू वर्क ऑन देम और जो आपके जो स्ट्रेंथ है उनको बनाए रखिए। वो तभी आपको पता चलेगा जब आप अपना एक ऑनेस्ट एनालिसिस करोगे। जो आपकी टेस्ट कॉपीज हैं या जो आपके प्रीवियस ईयर्स में जो स्कोर्स आए हैं वो उससे आपको पता चलेगा जब अपना एक थोरोली आप एक एनालिसिस करोगे। और ये मेरा एक सजेशन रहेगा, डोंट रन बिहाइंड ब्रांड्स। जहां से आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है, अच्छे सजेशंस मिल रहे हैं, आप उन पे वर्क करिए। बड़े नेम्स के पीछे मत भागिए, ये गलतियां सब करते हैं। डोंट बी पार्ट ऑफ क्राउड, ये भेड़ चाल में मत चलिए। जहां से आपको अच्छा गाइडेंस मिले, अच्छे टेस्ट मिले, अच्छे सजेशंस मिले, अच्छा इवैल्यूएशन मिले, डू वर्क ऑन दैट। अभी
अभी बात करते हैं जो टेस्ट सीरीज के जो स्कोर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलरली इन मेंस, मेरे भी बहुत कम आते थे। इनफैक्ट ये मेरा 4th मेंस था और अब ऑप्शनल के पेपर में अब की बार तो मेरे अंडर 100 ही नंबर आ रहे थे और मेरा रियल स्कोर आया 272 का इन रियल एग्जामिनेशन। तो अब खुद ये देख सकते हैं कि कितनी क्रेडिबिलिटी होगी चेकिंग में। तो इसका मतलब ये है कि जो आपको मार्क्स मिल रहे हैं टेस्ट सीरीज में, आपको ओवरली कॉन्शियस नहीं होना उस पे। ये देखो कि आपका आंसर कैसा लिखा गया, मॉडल आंसर से कंपेयर कर लो। आप जो स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं वो टॉपर कॉपी से थोड़ा सा मैच करके देख लो कि आप जो क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग, आंसर की स्ट्रक्चरिंग वैसे ही कर रहे हो कि नहीं, आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से ब्रेक कर रहे हो कि नहीं। इस बात पे सोलली फोकस मत रखिए कि क्वेश्चन इसमें टेस्ट सीरीज में आपका कितना स्कोर आ रहा है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आपका बहुत ही कम स्कोर आ रहा है तो कुछ ना कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम आपके आंसर में भी है। तो एक बैलेंस ऑफ पर्सपेक्टिव, एक बैलेंस अप्रोच लेके चलिए। अगर आपके आंसर्स एक अच्छी रेंज में हैं, स्टिल आपका मार्क्स कम आ रहे हैं, तो उस पर ज्यादा सोचना भी नहीं है, ओवर थिंकिंग भी नहीं करनी है। दो ये चीज टेंशन देती है। मेरे को भी जब मेरे मार्क्स कम आते थे तो 1-2 दिन तो खाना भी अच्छा नहीं लगता था। तो यही कारण था कि मेरे लास्ट अटेम्प्ट में तो कुछ ना कुछ मुझे नींद भी आनी बंद हो गई थी, क्योंकि मैं ओवरली कॉन्शियस हो जाता था कभी कभी जब मार्क्स काफी कम आते थे। और वो भी जब आप लास्ट के मॉक टेस्ट लिखते हैं, जब आप वेल प्रिपेयर्ड भी फील करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो कोचिंग्स के जो इवेल्युएशन है, और इवेल्युएशन इतनी भी क्रेडिबल नहीं है, बट जहां से आपको अगर क्रेडिबल इवेल्युएशन मिल रही है, क्रेडिबल अगर आपको एक एडवाइस मिल रही है, तो डू फॉलो इट। ऐसा नहीं कि अगर क्रेडिबल इनपुट अगर आपको एग्जामिनर ने दिया तो आप उसको भी फॉलो नहीं करेंगे। तो एक जो मैं कहता हूं कि एक माइंडफुल इवेल्युएशन ऑफ योरसेल्फ, योर कैपेबिलिटीज, योर आंसर्स, यू शुड डू दैट। सो टॉकिंग अबाउट क्रेडिबल इवेल्युएशन, क्रेडिबल इवेल्युएशन वो होगा कि जब क्वेश्चन की जो डिमांड्स हैं, क्वेश्चन की जो डिमांड है वो अपनी पूरी हिट करी है। और आजकल के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल GS2 में अब की बार बड़े बड़े क्वेश्चन आए थे, GS4 में भी आते हैं। तो उन क्वेश्चन का एक कोर पार्ट है, एक नॉन कोर पार्ट है। नॉन कोर पार्ट को आपको एड्रेस तो करना है, बट बहुत कम स्पेस में करना है। कोर पार्ट को ज्यादा फोकस में रखना आपको। तो ये जो क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हैं, आपने एड्रेस किए हैं कि नहीं किए हैं, सबसे पहला ये आता है। तो आपके क्वेश्चन के, आपके आंसर के स्ट्रक्चर को देख के समझ जाना चाहिए एग्जामिनर को कि इसने सारे क्वेश्चन के जो पार्ट्स है उसको एड्रेस किया है, उनको हिट किया है। और फिर आ जाता है कि आपकी इंट्रोडक्शन वो टू द पॉइंट है या नहीं है, आपने जो कंटेंट लिखा सारे पार्ट्स में वो टू द पॉइंट है कि नहीं है। फिर आपने जो डेकोरेशन के लिए जो डेटा, फैक्ट्स, एग्जांपल्स, बेस्ट केस प्रैक्टिसेस, आपने जो कंपैरिजन किए हैं और कंट्रीज के साथ, वो भी रेलिवेंट है कि नहीं है। डू नॉट डंप अननेसेसरी फैक्ट्स, डेटा, वो एग्जामिनर के मूड को और भी स्पॉइल कर देता है। एग्जामिनर वहां पे ये लोड नहीं लेगा आपका यूपीएससी की इवैल्यूएशन में कि इस बंदे ने ये एग्जांपल किस कॉन्टेक्स्ट में यहां लिख दिया है। आपको क्लियरली लिखना पड़ेगा, क्लियरली एसोसिएट करना पड़ेगा उस एग्जांपल को विद द क्वेश्चन, नहीं तो आपका वो अननेसेसरी में काउंट हो जाता है। और अननेसेसरी में ये अगर काउंट हो गया तो एग्जामिनर का इंटरेस्ट टूट जाता है। अगर इंटरेस्ट टूट गया तो फिर वो आपको एग्जामिनर ज्यादा पेन देगा। मैं तो हमेशा बोलता हूं कि आप जितना एग्जामिनर को पेन दोगे, एग्जामिनर आपको 2 गुना पेन देगा, वो आपको मार्क्स ही नहीं देगा फिर। तो ऐसे आपको अपने आंसर की क्रेडिबिलिटी चेक करनी है और आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। आपके आंसर्स की जो ओरिएंटेशन है, जो नेचर है, वो जो प्रीवियस ईयर में टॉपर्स रहे हैं उनकी कॉपीज के हिसाब से आपका आंसर उनके स्टैंडर्ड्स पे आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। क्वेश्चन वेरी कर सकता है दोनों का, बट आप ये देखिए कि उनका राइटिंग का नेचर कैसा था, आपका राइटिंग का नेचर कैसा है, और दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ है और क्या उनकी स्ट्रेंथ है जो आप लेके आ सकते हैं अपनी कॉपीज में। और उसके बाद जो इवेल्युएटर ने फीडबैक दिया है, आप उस पर भी थिंक करिए कि जो इवेल्युएटर ने फीडबैक दिया है वो टू द पॉइंट है या नहीं है आपकी कॉपी पे, वो आपकी कॉपी में सच में वो दिक्कत है या नहीं है। तो मेरा ये जनरली ओरिएंटेशन रहता था कि स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन,
इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट राइटिंग अटैकिंग आंसर और हाईली एनरिच्ड आंसर। GS2 में अगर मेरी इंट्रोडक्शन में आप कभी देखोगे तो बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन या किसी कंट्री से भी कंपैरिजन मिल सकता। फॉर एग्जांपल अब की बार एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे एक क्वेश्चन था 15 मार्क का, तो उसमें मैंने अपनी इंट्रोडक्शन में ही ऐसा लिख दिया था कि जो हमारा अमेंडमेंट प्रोसीजर था इट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा था। और मैंने ये भी लिखा था कि 1981 में एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का दैट लिमिटेड अमेंडिंग पावर इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो ऐसे ऐसे फैक्ट्स अगर आप स्टार्टिंग में लिख दोगे तो इट इज गोइंग टू क्रिएट अ गुड इंपैक्ट ऑन एग्जामिनर। तो ऐसे आप एक क्रेडिबल इवेल्युएशन खुद की भी कर सकते हैं और एक स्मार्टली आप यूज कर सकते हैं इवेल्युएटर ने जो सजेशंस दिए हैं आपको आपके जो टेस्ट कॉपी है उसके बेसिस पे। सो अभी बात करते हैं कि आपने सब कुछ पढ़ा है, प्रैक्टिस भी की है, लॉट ऑफ मॉक टेस्ट भी लिखे हैं, सजेशंस भी लिए हैं, क्रेडिबल मेंटर से गाइडेंस भी ली है, बट स्टिल एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है यूपीएससी में कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ के यू हैव टू बी ऑन योर टोज। आपको कुछ भी मिल सकता है उस दिन पेपर में। तो पहले तो इस माइंडसेट के साथ जाओ कि कुछ ना कुछ ऐसा आ सकता है जो आपको शॉक कर देगा। आपको क्या, पूरे एस्पिरेंट जो आपके साथ में पेपर दे रहे होंगे, इट कैन शॉक यू, और स्पेशली इन प्रीलिम्स और मेंस में भी। तो मेरे साथ भी इसी मेंस में अपना जो मेरा लास्ट मेंस था उसमें एक ऐसा इंसिडेंट हुआ। लास्ट पेपर था PSR का सेकंड पेपर था। इट वाज हाईली डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ करंट अफेयर्स। तो हमको एक क्वेश्चन सिलेक्शन करना होता है कि 3 क्वेश्चंस जो 15 मार्क करके 2 सेक्शंस होते हैं उनमें से आपको उठाने हैं, बट हर सेक्शन में से एक क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है। तो सेक्शन 1 में जो क्वेश्चंस थे तीनों इस टाइप के थे कि क्वेश्चन सिलेक्शन ही नहीं हो पा रहा था। मैं फ्लक्चुएट कर रहा था कि नहीं ये भी कर लेते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। किसी में 20 मार्कर आता है तो 15 मार्कर नहीं आता, किसी में 20 मार्कर आता है तो 15 मार्कर बहुत ही एवरेज कंटेंट वाले आते हैं। तो मैं 10 मिनट तक इसी दुविधा में लगा रहा कि कौन से क्वेश्चन मेरे को करने हैं। और 10 मिनट के बाद ये हुआ कि अब टाइम है जोन सा सेलेक्ट करके एंड अटेम्प्ट देम। और उस साल और उस पेपर में मेरा लास्ट पेपर था 4 मेंस में पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे क्वेश्चन छूटे, मेरे 2 क्वेश्चन छूटे 10 मार्कर्स, और आई वॉज हाईली डिससेटिस्फाइड विद माई पेपर कि मेरे को ये ऐसा लगता था कि 120 मार्क्स भी आ गए तो मैं इसको बहुत अच्छा स्कोर मानूंगा। बट सरप्राइजिंगली उस पेपर में मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स आए, 140 का स्कोर आया मेरा PSIR के सेकंड पेपर में, जिससे पता लगता है कि थिंग्स आर अनप्रेडिक्टेबल इन एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन में आप किसी चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, यू हैव टू मैनेज इट वेल। पेपर टफ आ गया था फॉर श्योर, पर मैंने लास्ट मोमेंट तक उम्मीद नहीं छोड़ी। लास्ट मोमेंट तक जितना मेरे से बेस्ट हुआ मैंने अपना बेस्ट लिखा, जितना मैंने कंटेंट प्रिपेयर किया था वो कंटेंट डंप करने की कोशिश करी, जितना मेरे से अटैकिंग लिखा जा रहा था मैंने अटैकिंग लिखने की कोशिश करी, और लास्ट मोमेंट तक मैंने लिखा था। तो इससे ये पता चलता है कि आपको ऑन द मोमेंट क्वेश्चन हैंडल करने की एक जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है उसको हैंडल करने की आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए टू पास दिस एग्जाम। नहीं तो कोई इसमें प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि किस पेपर में क्या आएगा। अब की बार का GS3 इजी था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे, बट एन इजी पेपर इज अ टफ पेपर इन डिस्गाइज। उस पेपर में अब की बार मैंने 40s की लाइन में भी बच्चों के नंबर देखे हैं, क्योंकि आपको आपका आंसर डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल था जो अदर एस्पिरेंट्स लिखेंगे। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जोन सा पेपर आया है उसको एक स्मार्ट वे से देखो कि हाँ किस पेपर में, किस वे में एग्जामिनर ने पेपर डिजाइन किया है और इसमें मार्किंग अब कैसी जा सकती है। तो ऐसी ऐसी चीजों का आपको ऑन द स्पॉट हैंडल करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। एंड एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपका माइंडसेट कैसा है इस एग्जामिनेशन में। 2023 में जो मैं फाइनल लिस्ट से बाहर हो गया, इंटरव्यू आउट हो गया, पहली बार मैंने वो मेजर सेटबैक था। 2023 का फिर से मैंने दोबारा दिया, इंटरव्यू दिया 2024 में, उसमें भी मैं इंटरव्यू आउट हो गया। HCS का भी रिजल्ट आया था तभी। HCS में मैं 14 जून को टू बी प्रिसाइज आया था, रिजल्ट आया था, उसमें भी मैं इंटरव्यू आउट हो गया। तो उस फेज में आई वॉज वेरी लो, मेंटल हेल्थ भी काफ़ी डाउन थी और
मैंने जितने भी मॉक टेस्ट लगाए थे उसमें भी कोई अच्छा स्कोर बन नहीं रहा था। तो 16 ऑफ जून को 2024 का प्रीलिम्स था। तो मैं एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर खड़ा था, तो आई वॉज थिंकिंग कि 99.9% मैं इस प्रीलिम्स में फेल होऊंगा, पक्का है ये। तो मैं यही सोच के फिर एग्जामिनेशन सेंटर में गया कि देखी जाएगी, मरना हो गया, मार के मरेंगे। तो समवेयर अराउंड अबव 90 मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए और फॉर्चुनेटली वो मेरा प्रीलिम्स निकल भी गया। तो इससे पता चलता है कि जो माइंडसेट है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्पेशली ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन। और माइंडसेट तो और भी स्ट्रॉन्ग चाहिए जब मेंस आप लिख रहे होंगे। एक दिन में 2 पेपर लिख रहे हैं, अभी तो जो 2 पेपर है मेंस के उनका भी टाइम कुछ ना कुछ कम ही हो गया आपको। अब तो आपको 1.5 घंटा ही मिलता है रेस्ट का, आधा घंटा पहले यू हैव टू एंटर द एग्जामिनेशन। अगर आधा घंटे से आप लेट हो गए फिर आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री भी नहीं देते। तो टाइम सक्सेसिवली कम होता जा रहा है और अब प्री और मेंस के बीच में तो और भी कम होता जाने लग रहा है। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर आप एग्जामिनेशन में पैनिक आउट कर गए तो आप जो आपने तैयारी करी है, जो आपकी स्ट्रेटजीज है, वो सब फेल कर जाएंगी। तो डू मेंटेन अ गुड स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। सो विद दैट आई वुड लाइक टू wish you good luck to all the aspirants who are going to appear for this year or in the successive years, and you can connect with me on my Telegram channel. Link is in the description box. Wishing you all the very best who are going to appear for this year's UPSC and in successive years also.